वगैरह शूटिंग वाले सब लोग को देखना है भाई। देखिए इधर मुझे भी देखना है। आप पढ़ाएंगे। देसी का अदरक है। देसी का अदरक है। अदरक देसी का नहीं है। देखिए वो देसी का गोबर है। वो बहुत बढ़िया। देसी का गुड़ है। वो देश का गुड़ है। हाँ देसी का गुड़। देसी है कि नहीं? देसी का चूना। देसी का चूना है वो। और किसी को लगा अब मैं भी खुद देसी हूँ। ये क्या है? धनिया है। धनिया। अब मैं भी खुद देसी हूँ। बोलो देसी का धनिया हो। अरे वो डब्बा भी देसी है। ये मास्टर रट्टा मार के आया है यार। ऐसी एक बार ये आदमी भी देसी है। हाँ आदमी भी देसी है। आदमी तो देसी बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे। टीचर को आने दीजिए सर। हम लोग को बताएंगे तो फिर इधर आने का क्या जरूरत था? सबको मिलेगा। थोड़ा ठंडा करके। हाँ थोड़ा लंबा हो जाओ। छोटा आदमी आगे सामने वाले नीचे बैठ कुछ बैठ जाओ। आगे वाले बैठ जाओ। ऐसा लंबा फैलो। वीडियो पीछे पीछे लो थोड़ा। वीडियो बनाओ ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाथ लगाओ हाथ लगाओ। बैठ जाओ। आ गया ना ताली बजाओ बोलते भाई। नाचोगे अभी सब लोग यही नाचोगे। फार्म ले आओ फिर उस बात भैया। फार्म उठा लो ना। फिर से क्या डेट है आज? फार्म ले आओ। यार तो वैसे पकौड़े खाए तो मेहनत करनी पड़ेगी। करो फिर करो। चलो तो अभी ये कल्टीवेशन हमें करना है। और ये तो आप बात चीज़ समझ गए होंगे कि इसको डालने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और उधर फिल्टर होके धूप आ रही है। तो जब फिल्टर होके धूप आती है तो प्लांट जो है ना उसमें अच्छे से सरवाइव करता है। उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, डायरेक्ट छाया नहीं मिलती है। तो एक संतुलित तापमान और संतुलित वातावरण मिलता है जिससे पौधा ठीक से ग्रो करता है। ठीक है तो वो होना बहुत आवश्यक है। अगर वो होता है तो समझ लो कि आपका उत्पादन बिना बीमारियों के साथ क्वालिटी ऑफ फूड के साथ अच्छा होएगा। ठीक है तो इसके लिए अपन ये सब करते हैं। और मौसम के किसी भी बदलाव के लिए भी ये झेलने को तैयार होता है। ठीक है बहुत ज़्यादा हीट भी पड़ गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी नीचे टेम्परेचर के कारण लपट नहीं लगेगी, झुलसेगी नहीं फसल हमारी। ठीक है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है ना, पाला लगने की स्थिति बनी तो भी हमारी फसल पाले से नहीं झुलसेगी। फिर बहुत ज़्यादा मान के चलो ओले पड़ गए है ना, तो ओले पड़ने पे भी हमारे ये घास जो है ना ओले के प्रेशर को झेल लेगी और ओले को नीचे नहीं गिरने देगी या डायरेक्ट जो चोट लगती है फसल को वो नहीं लगने देगी। तो कुल मिला के मौसम के जो बदलाव होते हैं जिससे खेती को डायरेक्ट प्रभाव होता है वो प्रभाव रोकने में ये सक्षम होती है। तो कई मायने में फ़ायदे इसके काफ़ी हैं और बायोडिस्पोजेबल मटेरियल है ये। एक साल गर्मी, एक साल ठंड, एक साल बारिश खाएगा और जाके ये पूरा फिर काला पड़ के मिट्टी में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये मतलब एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसके आधार पर आप जो है ना अपनी फार्मिंग को बहुत बेहतर कर सकते हो। ठीक है तो ये अपन ने सीखा और इसके बाद अब हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ट्रीटमेंट आपको 3 तरह के सीड्स होते हैं। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, एक होते हैं हाइब्रिड सीड्स और एक होते हैं देसी सीड्स। ठीक है तो हमें जो है देसी सीड्स पर ही काम करना है, देसी सीड्स लेने हैं। और हाइब्रिड अगर देसी ना मिलें तो उस कंडीशन में आपको हाइब्रिड बीज लेने हैं। तो वो हाइब्रिड सीड्स लेने हैं लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स नहीं लेने हैं। इसके बारे में एक फिल्म आपने शायद कल देखी होगी जीएम सीड्स को लेकर। तो जीएम सीड्स बेसिकली जो है ना हमारे जीन्सों के साथ छेड़छाड़ करने की एक कहना चाहिए एक टेक्नोलॉजी है। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक पौधे को किसी जानवर के जीन्स से क्रॉस कराते हैं। ठीक है तो ये मतलब जो है ना सेहत के लिए तो ख़तरनाक साबित हो ही सकता है
बाकी ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, उसके विरोध में काम करने वाली बात है। तो हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है कि भाई एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। जैसे अरहर को पता चला गेहूं से क्रॉस करा दिया, तो वहाँ तक बातचीत चलती है कि पौधों से पौधों का चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप इंसानों का जानवरों से या पौधों का जानवरों से अगर आप करते हैं कोई भी जीन्स में बदलाव, तो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी है। तो जीएम जो टेक्नोलॉजी है उसमें यही होता है। जैसे उन्होंने ब्रिंजल जो बनाया है, बीटी ब्रिंजल, हालांकि गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा रखा है, लेकिन अभी बीटी कॉटन के लिए परमिशन दी है, तो वो काफ़ी बड़ी तादाद में बिक रहा है, क्योंकि उसे खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस बात को कह के। बाकी जो ब्रिंजल उन्होंने बनाया है, तो ब्रिंजल में क्या होता है बेसिकली कि सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं ब्रिंजल में, ठीक है। तो कीड़े लगते हैं तो इल्ली जो है ना पत्तों को खा लेती है और बैगन को खा लेती है पूरी तरह से, ठीक है कि नहीं। तो जैसे इल्ली बैगन को खाएगी या कीड़े फल को खाएगा, तो क्या होगा कि फल जो है ना खा के इल्ली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जीन्स में जो है ना उन्होंने छिपकली का जहर का जीन्स डाला हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पौधा पूरा जहरीला हो जाता है। अब कीड़ा पैदा होते ही अगर खाएगा कुछ भी, पत्ती या फल या कुछ भी डंठल, तो वो कीड़ा मर जाएगा। तो आपको फिर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा करके जो है ना उन्होंने वो बनाया है, पर ये काफ़ी ख़तरनाक है। इस पे कहा गया कि भाई इल्लियों को नुकसान होगा, चिड़ियों को नुकसान होगा, लेकिन इंसान की सेहत पर कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो मतलब एक असर नहीं पड़ेगा भाई, आप तत्काल खा लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप उसका फूड खाओगे, क्योंकि उसके फूड में जेनेटिकली चेंजेस किए गए हैं, तो वो जब आप फूड खाओगे तो आपका जो फूड, आपके जो जीन्स है वो भी, आपके जीन्स कैसे बनते हैं, वो भी तो फूडिंग से ही बनते हैं ना। आप जो खाते हो उसी से तो सारी चीज़ें बनती हैं, अंत में जाके जीन्स निर्माण होता है, आपका डीएनए फॉर्म होता है। तो डीएनए जो होता है, फिर आपके जो आप जो फूड खा रहे हो उसी के हिसाब से तो आपका डीएनए जनरेट होगा। तो अभी आप जेनेटिकली फूडिंग लेने लग जाओगे तो आपके डीएनए में भी जेनेटिकली चेंजेस आने लगेंगे, ऑटोमेटिक नहीं। अब ये परिवर्तन कोई एक दिन में थोड़ी देखने वाला। आप बच्चे को बचपन से लेके 20, 25, 30 साल तक खिलाओगे, तब जाके वो कहीं जाके उसके जो बच्चे होंगे तब जाके उसमें कोई परिवर्तन दिखेगा। और हो सकता है कि उसके बच्चे में ना दिखे, उसकी आने वाली और नेक्स्ट जनरेशन में दिखे, है कि नहीं है। तो इसके लिए चाहिए रिजल्ट आने के लिए 50 से 60 साल का लंबा वक्त। और 50 से 60 साल के बाद इंसानों को समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, और पता चला 100 साल में समझ में आ पाया कि इस कारण से गड़बड़ हो रहा है। तब तक बहुत समय निकल चुका होगा, आधी सी दुनिया जो है ना इसके संक्रमण से ग्रसित हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसके माध्यम से आपके जीन्सों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी कोई भी बाज़ार में आती है, तो मेरा आपको कहना ये है, या किसी भी ढंग के अलग कोई टेक्नोलॉजी के सीड्स आते हैं, तो आपको हमेशा जांच परख कर, देख कर, सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी टेक्नोलॉजी पर, किसी के कहने पर, अंध भरोसे पे काम आगे नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। अभी हालांकि ब्रिंजल और राइस और इन सब चीज़ों पे बैन लगा हुआ है भारत में, लेकिन कुछ समय के लिए तो बिकी ये चीज़ें, है कि नहीं। और अभी कुछ और भी बिक रही होंगी, तो हमें नहीं पता, है ना। सरसों भी, तो वही हम कह रहे हैं ना कि और भी काफ़ी बिक रही होंगी, तो हमें नहीं पता। तो इसलिए इस बात का गौर रखें आप, और ध्यान रखें कि हमें देसी सीड्स पर ही जाना है भैया, इसके ऊपर नहीं जाना। अगर ना मिले तो फिर हाइब्रिड पे आप चले जाओ मजबूरी बस, अदरवाइज़ तो देसी ही हमारा सबसे बेस्ट है। क्योंकि देसी में जो है ना हमारे क्लाइमेट में, हमारे वातावरण में उगने का और उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का गुणधर्म है, ठीक है कि नहीं। और हाइब्रिड और जेनेटिकली सीडों में ये नहीं है। हाइब्रिड सीडों में भी आपकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है बीज की, वो और ख़त्म हो जाती है। तो जीएम में तो सब कुछ सत्यानाश हो गया, समझ रहे ना। उसमें तो पता नहीं और भी नई चीज़ें जोड़ दी गई, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए इंसान को विकृत बनाने वाली एक कहना चाहिए टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तो देसी सीडों पे हमें जाना और हाइब्रिड पे बहुत मैक्सिमम। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही हम कोई भी देसी सीड्स लेंगे, उसको बीज उपचार करने से पहले 12-13 घंटे उसको सुखाएंगे, सॉरी 2 से 3 घंटे उसको सुखाना है पहले नंबर, खुली धूप में एकदम 2 to 3 आवर मिनिमम, है ना। 2 to 3 आवर हमें उसे सुखाना है धूप में।
देसी सीड्स को। और अगर हाइब्रिड सीड्स हैं तो उनको भी आपको 2 to 3 आवर सुखाना है, बराबर ना। अब इसके बाद सुखाने के बाद आपको क्या करना है कि अगर देसी बीज हैं तो डायरेक्टली आप उनका उपचार करेंगे, है ना। अगर देसी बीज हैं तो आपने ये 2 घंटे 3 घंटे इनको सुखा लिया, आपने इनका सीधा उपचार करना है। अगर ये बीज हाइब्रिड हैं तो पहले इनको सुखाना है, ठीक है। सुखाने के बाद इनको 12 घंटे तक गौमूत्र में डुबा के रखना है। हाँ, काऊ यूरिन में डुबा के रखना है। तो इससे क्या होगा कि बीज जो है ना उपचारित हो जाएगा, केमिकल फ्री हो जाएगा। जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड्स में थायरम लगा होता है, केमिकल कोटेड होते हैं वो सारे बीज, तो उनको 12 घंटे पहले गौमूत्र में डुबाना है, लेकिन उसके पहले उनको धूप में सुखाना है। कोई भी बीज देखो, कल हमने आपको सन का परसों बताया था कि सन का क्या महत्व है। दुनिया में धरती पे सूरज ही एकमात्र एनर्जी का स्रोत है, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर। तो सन से ही सारी चीज़ें एनर्जेटिक होती हैं। अगर ये बीज आपने स्टॉक में रखा है, पॉलीथीन एयर टाइट पैक कर रखा है, तो ये लगभग सुस्त अवस्था में है ना। जब आपने इसको पूरी 3-4 घंटे की कड़ी धूप दोपहर की दिखा दी तो ये क्या हो गया, इसमें एनर्जी, सूरज की करंट आ गया इसमें। अब जाके इसको नमी और पानी मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, तो ये एकदम से अपनी एनर्जी के साथ जर्मिनेट होगा। आप कोई भी अंदाज कर लेना, जो भी बीज का रैपर खोलते हो आप हाइब्रिड का, आप वो डायरेक्टली बो के देख लेना, ठीक है ना। और उसी बीज को, उसी पैकेट के कुछ बीजों को 4 घंटे की कड़ाके की धूप दिखा के फिर बो लेना। दोनों में अंतर देख लेना। वो बीज जो है ना 1 से 2 दिन के पहले जर्मिनेट हो जाएंगे और काफ़ी हेल्दी रहेंगे, और वो वाले बीज थोड़ी आराम से निकलते दिखेंगे आपको। 4 घंटे सुखाना, 4-5 घंटे, दिन भर भी सुखा देंगे तो भी अच्छी बात है। 12 आवर्स से तो 2 दिन करना है ना, 12 आवर्स चाहिए तो 2 दिन को करना पड़ेगा। सिर्फ 7 आवर्स सन होता है ना। हाँ, नहीं 12 आवर नहीं, वो तो 12 आवर इसको गौमूत्र में डुबा के रखना है, ऐसा है इसमें। अगर हाइब्रिड बीज है तो है ना, क्योंकि उसके ऊपर थायरम कोटेड होता है। जब वो हम पहले तो हाइब्रिड बीज का रैपर खोला आपने, 2 to 3 आवर उनको कड़ी धूप में सुखाया, और वही सेम प्रोटोकॉल है देसी बीज का सुखाने का। सुखाने के बाद देसी बीजों को डायरेक्ट उपचार में लेना है, और हाइब्रिड बीज को 12 घंटे गौमूत्र में डुबा के फिर उपचार में लेना है, ठीक है। हाइब्रिड में एक प्रोसेस ऐड हो जाएगी आपकी गौमूत्र में डुबा के रखने की। जब 12 घंटे तक आप गौमूत्र में डुबा के रखोगे तो उसके ऊपर जो केमिकल लगा होता है, थायरम वगैरह, वो गौमूत्र निकाल देती है, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, आप उस बीज को निकाल के ताज़े फ्रेश गौमूत्र से उसको एक बार और वॉश कर लोगे, ठीक है, ताकि उसके ऊपर और जितना भी रह गया है वो सब धुल जाए। फिर जाके उसको ट्रीटमेंट पे लेके आओगे, समझ गए ना। उसको वॉश करना है ना। हाँ, उसको वॉश करना है, क्लियर ना। इसको नमक के पानी से भी नहीं है क्या? नहीं, सर जो पैकेट में बीज आते हैं, हाँ। उसमें क्या पहचान होगी, ये हाइब्रिड है ये देसी? उसमें लिखा होगा होता है हाइब्रिड। और जो सर F1 लिखा रहता है वो हाइब्रिड ही वो है। हाइब्रिड ही है। हाँ, F1 मतलब हर हाइब्रिड ही होता है, है ना। तो ये हमें प्रोसेस करना है। अब इसके बाद जब हमने धूप में सुखा लिया तब हमें ट्रीटमेंट करना। तो ट्रीटमेंट करने के लिए जो बेसिक फार्मूला है, वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन और पल्सेस और वेजिटेबल्स के लिए, सभी के लिए कॉमन है। 2 लीटर आप गौमूत्र लो, ताज़ा या पुराना देसी गाय का, फिर उसमें 200 ग्राम धनिया पाउडर लो और 250 ग्राम गुड़ लो। 2 लीटर काऊ यूरिन, 2 लीटर काऊ यूरिन, पुराना या नया, ठीक है, फ्रेश या पुराना भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है, और धनिया पाउडर 200 ग्राम। बिल्कुल ये डस्ट होना चाहिए ये पाउडर, ठीक है, एकदम बारीक धुला डस्ट किया हुआ डस्ट। धनिया पाउडर 200 ग्राम। और 250 ग्राम जैगरी। पुराना होगा तो दी बेस्ट है, नहीं हो तो ताज़ा भी ले सकते हैं, और ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है कि नहीं। 250 ग्राम गुड़। सर ये एकड़ के लिए है ना। हाँ, ये जितने भी हैं वो 1 एकड़ के लिए। हाँ,
1 एकड़ के बीज के उपचार के लिए है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला देना है, ठीक है। धनिया पाउडर भी हम गौमूत्र में डाल देंगे और फिर उसके बाद ये जैगरी भी इसमें डाल देंगे और इसको फिर घोल बनाएंगे, ठीक है। तो हाथ से भी घोल सकते हो आप, जब तक पूरा गुड़ घुल ना जाए इसमें तब तक आप इसको घोलते जाइए। धनिया पाउडर का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि वो जो लिया हो वो एकदम धनिया पाउडर ही हो। ऐसा ना हो कि आपने जिस किराने की दुकान से लिया है उसी चक्की में मिर्ची पिसी थी पहले और उसी के पीछे धनिया पाउडर पिस गया और आपने वो ले आए, तो फिर ये पूरा मामला बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो इस बात का विशेष तौर पे गौर करना कि धनिया पाउडर आप नहीं हो तो अच्छे से एक चुटकी पहले चींख लेना, खा लेना, ठीक है। अगर मिर्ची बिल्कुल भी ना लगे तो ही आप उसको लेना, ठीक है। और नहीं तो घर में अपनी मिक्सी से पीस लेना। मिक्सर में कर लेना, घर में कर सकते हैं। कर लेना, इसीलिए बताइए ये बात है ना। ये कितना सर वो बीज मिर्ची के से लिए क्या ये असर हो जाएगा उसमें, measurement? ऐसा अगर कभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर बाय मिस्टेक आया मिर्ची में क्या होगा ना, ये इंफॉर्मेशन जीवाणु नहीं मल्टीप्लाई होंगे, है ना। अच्छा जीवाणु जो है ना मल्टीप्लाई नहीं होंगे। धनिया डालने का क्या कारण है उसमें? बता रहा हूँ अभी। हाँ, धनिया देखो एंटी बैक्टीरियल होती है और एंटी फंगल होती है, ठीक है। इसलिए धनिए को अपन साथ में लेते हैं। गुड़ जो है ना, गुड़ में ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो कि जर्मिनेशन के समय पौधे को चाहिए पड़ता है, ठीक है। तो इससे उसको जर्मिनेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। पौधा को ग्रोथ करने में या निकलने में, ऊपर बढ़ने में उसको मदद मिलेगी। और दूसरा जो है ना गौमूत्र होता है, तीसरा। तो गौमूत्र क्या करता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी लिए रहता है। तो ये पूरे बीज के ऊपर एक वातावरण तैयार करता है जिसके कारण कोई फंगस नहीं लगती है, कोई वायरल डिसीज़ नहीं लगती है, कोई बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं लगती है। कुल मिला के ये पौधे का रेजिस्टेंस पावर स्टार्टिंग से ही डेवलप करता है। तो इसीलिए हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को आपस में हम मिला देते हैं जोर से, अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसमें हम ट्राइकोडर्मा में डालना और ट्राइकोडर्मा नहीं वो सब नहीं कर, ये ट्राइकोडर्मा ही सब कुछ है, ये समझ लो, है ना। ये रेडी मिक्स ट्राइकोडर्मा मिलता ना, वो भी वो कितना सीड मेजरमेंट का? सीड्स जो है ना फॉर 1 एकड़ 2 लीटर का जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है उसमें 1 एकड़ के बीज को उपचारित करना है, ठीक है। 1 एकड़ सीड्स 1 एकड़ का सीड्स कितना केजी लगेगा? जो कॉम्बिनेशन आपको लिखाया ना 2 लीटर काऊ यूरिन 200 ग्राम कितना कितना लगेगा? 1 एकड़ के लिए 100 kg लगेगा। वो तो हम लिखित में देंगे ना, वो उसकी चिंता मत करो कितना बीज लगेगा। ये 1 एकड़ के लिए लिक्विड बनाया हमने। अगर बीज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो इसको छिड़क दीजिए और मैश कर दीजिए, और अगर बीज की मात्रा कम है तो डुबा के निकाल के और उसको और 4-5 एकड़ तक के लिए भी ले सकते हो, है ना। क्योंकि भाई लिक्विड तो इतना है और बीज इतना सा है। वेजिटेबल में कई बार इतना सा बीज होता है ना। टमाटर लगाने बैठ जाओ तो इतना सा बीज लगना है 1 एकड़ में, तो वो तो 2 लीटर बहुत हो जाएगा उसके लिए, है कि नहीं। तो खाली डुबाओ, 10 मिनट उसको डुबा रहने दो और फिर निकाल लो। चाहो तो इसको और दूसरे बीज को उपचारित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं तो इसको मिट्टी में मिला दो या खाद में मिला के खेत में फेंक दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। पर ये एक आइडल है कि 1 लीटर, ये 2 लीटर 1 एकड़ के सीड्स के लिए है। जैसे गेहूँ बो रहे हो, चना बो रहे हो, मूंग उड़द बो रहे हो, तो ये परफेक्ट बैठता है 2 लीटर, है ना। हाँ, और अगर सीड की क्वांटिटी कम है तो डुबा के 10 मिनट रखिए इसमें, और फिर उसके बाद उसको निकाल के छाया में इसको सुखाना है। एक बात का ध्यान रखना, मतलब बीज को जब आप इसमें से निकालोगे तो पानी निथर जाना चाहिए और इसको पूरी तरह से छाया में सुखाना है, ठीक है। कॉटन के क्लॉथ पे सुखा सकते हैं, कॉटन के कपड़े पे सुखा सकते हैं। हाँ, कपड़े पे भी सुखा सकते हैं, नहीं तो एक पॉलीथीन पे भी सुखा सकते हैं, बोरी पे भी सुखा सकते हैं, या पत्थर पे भी सुखा सकते हैं, कैसे भी। पर शर्त ये है कि ये धूप नहीं लगना चाहिए बस इसमें, ठीक है ना। डायरेक्टली सनलाइट के संपर्क में नहीं। कितने घंटे तक भिगोए रखना सर? 10 मिनट खाली डालना है इसमें, 10 मिनट के बाद निकाल के और फिर इसको हल्का सा मतलब सुखा लेना है, और फिर उसके बाद बिजाई करनी है।
मतलब पानी निथर जाए इतना करना है। ये जिंजर है जो हम ज़मीन के अंदर डालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गांठों को लगाते हैं, लगभग इतने पीसेस। अगर आप अदरक खरीदने जाते हो बाज़ार में तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गांठ जो है ना बहुत मजबूत होना चाहिए, बड़ी साइज़ की होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, मोटी होना चाहिए, पतली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप इस गठान को तोड़ें तो ऐसी अंदर से एकदम साफ़ दिखना चाहिए, ये येलो कलर नहीं दिखना चाहिए। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो और अच्छा है, अगर येलो कलर ये दिख रहा है तो मतलब येलो मतलब पीला, जैसे वो अलग दिखना चाहिए पीला, ये तो एकदम इसका ही कलर है ना, सही है। तो हाँ, एकदम साफ दिखना चाहिए अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये है तो सही है। और फिर उसके बाद जब आप इसको तोड़ें ना तो ये टूटने की आवाज़ आना चाहिए, चट, ठीक है। तो समझ लो कि जिंजर हमारा बढ़िया है, इसे लिया जा सकता है। और इसमें 1 2 3 कम से कम 3 नोड आपको रखनी है लगाते समय, ठीक है। और 4 5 हो जाए तो चलेगा, लेकिन 3 से कम नोड नहीं होना चाहिए। अगर 3 से कम नोड, जैसे आपने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, एक ही नोड रखी और इसकी 2 नोड रखी, तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा अदरक, ठीक है। मतलब जर्मिनेशन से ही उसका पौधा बहुत कमज़ोर रहेगा। तो हमें क्या करना, कम से कम इतनी गठान लगानी है ज़मीन के अंदर। तो अभी जैसे ये गठान बड़ी है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये वाली, इसको एज इट इज़ लगा देंगे, इसको भी एज इट इज़ लगा देंगे, इसको भी। ये गठान है, ये बड़ी है, इसको यहाँ से तोड़ देंगे। ये गठान है, ये बड़ी है, इसको यहाँ से तोड़ देंगे। ऐसे हमें करना है। तो टुकड़े टुकड़े हमने ये कर लिए, अब ये लगाने के लिए तैयार है। अदरक जहाँ से भी आप ख़रीदें, अदरक में 2 चीज़ें होती हैं, एक पुराना वाला अदरक और ये एक नया वाला अदरक। नया वाला ये हो गया ये, ठीक है, और पुराना वाला ये हो गया। तो ये गांठ हमने पिछले साल लगाई थी, इस गांठ से ये वाला अदरक बन गया। अब जब आप खरीदोगे तो दोनों साथ में मिलेंगी आपको ये, ठीक है। तो ये वाली की पहचान आपको करनी है, ये बहुत ज़्यादा डार्क होगी, इसका कलर डार्क हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि इसका कलर जो है ना अलग ही दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, बूढ़ा टाइप का दिख रहा है। तो ये आपको अलग निकाल देनी, क्योंकि इसको आप दोबारा लगाओगे तो इससे पौधा अदरक नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट ईयर पौधा बन जाएगा, इसमें से पौधा निकलेगा, लेकिन अदरक नहीं बनेगा, ठीक है। अदरक बनेगा इससे, नई वाली गांठ से। तो अब जो ये वाला आपने लगाया, इससे जो नया अदरक बनेगा वो आपके बीज का काम होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना, इसको अलग अलग निकाल लेना ना। पता चला कि 100 किलो ये मिल जाए आपको और 200 किलो ये वाला मिले और दोनों लगाया, तो आप कहोगे कि ये तो 100 मतलब कमज़ोर हुआ, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छा, अदरक को उपचारित करने की एक अलग विधि भी है, जो कि कंद वाली फसलों के लिए खाली एप्लीकेबल होती है। जैसे कि हल्दी हुआ, अदरक हुआ, फिर आपका लहसुन हुआ, आलू हुआ, है ना, जिमीकंद हुआ, या जो भी ज़मीन के अंदर कंद से जो चीज़ें लगती हैं, समझ गए ना, कंद से जो चीज़ें लगती हैं उनके लिए उपचार की एक अलग विधि है। उसमें क्या करना होता है, 10 लीटर आपको पानी लेना है और 10 लीटर पानी में 1 किलो चूना, पत्थर वाला लाइम पाउडर, लाइम स्टोन घोल देना है, ठीक है। और जब वो पूरी तरह से घुल जाए तो फिर जाके उसमें जिंजर डाल देना है। हाँ? 10 किलो पानी इसको उसमें डालना है। हाँ, कितना लेना सर? चूना लेना 1 केजी और पानी लेना है 10 लीटर, और उसको डाल दो चूने को। और जैसे ही 1 घंटे में वो बुझ जाए, ऐसा नहीं कि चूना आज डाला, पानी आज डाला मिला के और 10 दिन के बाद फिर हम उपचार करें, ऐसा नहीं करना। आज उपचार करना तो 1 घंटे पहले उसको पानी में डालो और वो पानी से पूरा वो हो जाए, जब चूना जो है ना फूट जाए, उसमें गल जाए, तो जाके फिर अदरक डुबाओ, 10 मिनट उसमें डूबा रहने दो और फिर निकाल के उसका पानी निथर जाए जब, तो फिर जाके कल्टीवेट कर दो। ये केवल नॉट बी ड्राइड, ड्राई नहीं करना चाहिए। ड्राई करना है पर सन ड्राई नहीं करना है, सुखाना तो है इसको पर सन ड्राई नहीं करना है, छाया में ही 10 मिनट नहीं 10 मिनट जब तक पानी निथर जाए, लगभग 1 आध 2 घंटे डुबाना कितना? डुबाना खाली 10 मिनट 10 मिनट डुबा के रखे रहने देना है और फिर 10 मिनट के बाद निकाल के उसको 1 आध 2 घंटे पानी निथर जाने दीजिए। और तुरंत भी लगा सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, पर 1 आध घंटे अगर आप पानी उसका निथर के और पूरा साफ़ हो जाने दोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से असर करेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको केवल ये वाला उपचार जो है ना केवल कंद वाले केसेस में हमें करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना फंगस लगने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आलू है, आलू में पानी होता है, प्याज नहीं, वो तो डायरेक्ट सीड हो गया ना, तो नहीं, जो कंद से लगती हैं, हमने फिर बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनका कंद बनता है,
हमने कहा है जो कंद से लगती है, कंद मतलब जैसे अदरक कंद से लगता है, हल्दी कंद से लगती है, इनके बीज नहीं होते हैं। बीट हाँ हाँ बीट भी है। हाँ हाँ हाँ, जो कंद से लगती हैं वो सारी चीज़ें आपको चूना पानी से उपचारित करना है। इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला उपचार इनके लिए सबसे परफेक्ट चूना वाला है, इनके लिए, है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना। सर उसमें गन्ना भी कर सकते हो? हाँ, गन्ना भी कर सकते हो। इसमें मॉइस्चर होता है ना, तो मॉइस्चर के कारण इसमें फंगस ज़्यादा लगती है, और चूना जो है ना फंगस को रोकने के लिए सबसे अच्छा कहना चाहिए हाँ, रोकने वाला उत्पाद होता है कि उसको आप नेचुरली उसकी फंगस को रोक सकते हैं इससे। क्योंकि क्या, जब अदरक आप तोड़ते हैं ना तो ये गठान टूटती है, तो अभी ये टूटा हुआ पार्ट से अब क्या हो गया, अब ये कट गया समझ लो, है ना, और कट गया। अब आपने जाके इसको पानी और मिट्टी के संपर्क में रख दिया, तो ये जो कटा हुआ वाला पार्ट है यहाँ से फंगस जनरेट होने लग जाती है। तो अपन क्या करते हैं, कटे हुए पार्ट पे चूना जैसे ही कर दिया तो फंगस अब इसको टच नहीं करेगी, चूने के कारण चूना कोट हो गया इसकी बॉडी पे। ये है इसका साइंटिफिक कारण, ठीक है। तो अभी ये 10 मिनट हमारा लगभग इसको हो गया है सर मेरा डुबाई हुआ। हाँ सर, जैसे ये लिक्विड तैयार हो गया, आज मैंने कर लिया, कुछ सीड आज किए, जैसे मुझे 2 दिन बाद करना है, तो यही लिक्विड यूज कर सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, फिर नया बनाना पड़ेगा? नया बनाओ, इसको तुरंत इस्तेमाल करो, और बीज को भी 6 घंटे से ज़्यादा उपचारित करने के बाद नहीं रखना चाहिए। 6 घंटे के पूर्व ही आप उसे बो दो। तो अपनी ऐसी टाइमिंग आप सेट करो, ऐसी विधि आप सेट करो कि वो 2 घंटे के पूर्व ही आपका लग जाए। ऐसा नहीं कि अपन ने घोल बना दिया आज, बीज डाला कल, बुआई की परसों, ऐसे नहीं करना। सर इसमें गाय को गोबर भी ऐड करते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो अभी हमने बताया बस वही करते हैं, है ना। उसको गौमूत्र में अपन पहले उसके केमिकल को धुलवाने के लिए डालना है ना। हाँ हाँ, 12 घंटे रखना। 12 घंटे रखना। सर उस दौरान उसमें अंकुरन नहीं आएगा? नहीं नहीं, 12 घंटे में कुछ नहीं होता। जैसे उसके बाद फिर अपने वो फूल जाएगा बीज। सुखाने का मतलब आप समझो यार, सुखाना ऐसा नहीं है, उसको थोड़ी कहा हमने सुखाने को, हमने उसको बोला कि ये निकाला मान के चलो गौमूत्र से, अब हमने इस पर एक बार और फ्रेश गौमूत्र डाल दिया, तो ये पूरा धुल गया। अब धुल के हमने इसको निकाल के रखा और जाके उपचार कर दिया सीधा, और फिर उपचारित करके हल्का सा इसका पानी निथर जाने दिया ताकि ये अलग अलग हो जाए सीड, समझ रहे ना। नहीं तो पता चला ये एक दूसरे से हाँ चिपक गया बीज, तो इसके लिए खाली उतना पानी सुखाना है इसका बस। छाँव में, हाँ, छाया में इसका पानी निथरने देना सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो जूट के बोरे पे फैलाना, तो एकदम से ये पानी सूख लेगा और फिर तुरंत आप 10 मिनट के बाद बो सकते हो। नहीं तो सुखाने के चक्कर में जो है ना, पता चला उन्होंने कहा अभी साफ सूखा नहीं, ठीक है, तो 6 दिन तक रखे। सभी को करना है ऐसे, सभी सारे सीड्स, ऑल सीड्स। सर अभी चने को अगर करेंगे हिमांशु जी, हाँ जी सर, थोड़ी सी राख ले आओ यार। जी सर भाभी को बोल देना अंदर बोरी में रखी है। ले आऊँगा भैया। हाँ सर, हाँ 100 किलो गेहूँ हुए तो उसको कैसे डुबाएंगे? एक मुट्ठी काफी है, 1 कोबा चाहिए इतना। तो ऊपर छिड़कना। हाँ? 100 किलो नहीं नहीं, 100 किलो गेहूँ ने 1 एकड़ के गेहूँ पे छिटकना है। हाँ, ये जो हमने मटेरियल बताया ये 1 एकड़ के लिए उपचार करने के लिए है, असल में 1 एकड़ के बीज को उपचारित करने के लिए। कड़के मतलब क्या है? 1 एकड़, 1 एकड़। अब आप 100 किलो भी बीज बोते हो तो कोई बात नहीं है, उसको 100 किलो पे ये छिटक देना और मैश कर देना हाथ से। 50 किलो गेहूँ तो ये अच्छा, इससे क्या होगा, चना आप उपचारित करोगे ना, हाँ। तो चने में जो उखटा रोग लगता है सबसे ज्यादा, है ना, उखड़ जाता है पौधा, अपने आप सूखने लगता है, वो इससे कंट्रोल होगा। चने में और जौ में भी होता है सर, हाँ। जौ भी निकल तो जाता है। ये जो रूट उखटा नॉट वाली डिजीज जो होती है। बीमारी है ना, वो ये कंट्रोल करेगी धनिया पाउडर आपका, सर बहुत जबरदस्त रामबाण औषधि है ये। उसमें एक सवाल था सर, जब अपन पेरनी करते हैं ना उसकी मशीन से, ट्रैक्टर से, हाँ इसको चने को, हाँ तो जब इसमें उपचार करेंगे तो सर चने की मूंग की साइज बढ़ जाएगी, हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या फर्क। सर वो फूला थोड़ा सा तो फूल जा रहेगा, तो उसके टायर पे पड़ने से कुछ नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं होता। क्या फूल जाएगा, बीज फूल जाएगा। नहीं, वो टायर का तो कोई सवाल ही नहीं है सर, खाली वो जो नली है ना सर, उसकी जो मशीन की जो रहती है ना, उसमें से जो वो चलती है, उसमें सीड ड्रिल, दिक्कत नहीं आएगी क्या? नहीं, सीड ड्रिल क्यों में आएगी, क्यों आएगी बताओ, किस कारण से, किस थोड़ी कारण इसकी से? साइज मोटी हो जाएगी ना सर। फूलने से? हाँ, फूलने इतने जल्दी नहीं फूलने वाला ये,
सर चना तो फूल जाएगा, मूंग भी फूल जाएगा 12 घंटे में। 12 घंटे क्यों? हाइब्रिड हाइब्रिड वो हाइब्रिड होगा। कहाँ पे लोग आजकल है ना, देसी तो हम यहाँ सीखने आए हैं, पर कुछ लोगों को हम भी बताएंगे ना तो वो बोलेगा कि नहीं यार मेरे पास तो यही करने वाला हूँ, तो उसके लिए नहीं, फिर आपका हमारी सवाल सही बात है। फेल हो जाएंगे ना सर, तो फिर वो हमको मतलब ये करेंगे, हमारा मनोबल टूट जाएगा। दौड़ा देगा वो नहीं, हमारा मनोबल टूटेगा। अगर वो फेल होएगा तो मतलब हम भी फेल हुए, ऐसा हमारा मनोबल टूटेगा। उसका वो कवर है ना, वो शायद निकल जाएगा। मूंग सर चने तो उसमें क्योंकि दोनों की थिन होती है, नहीं, ऊपर की तो स्किन चना वो जो है निकल ना, ही जाएगी ऐसे। चना जो है ना हाइब्रिड नहीं होता है असल में। मूंग भी हाइब्रिड नहीं होती, गेहूं भी हाइब्रिड नहीं होता है, ये सुन लो आप, है ना। सर उसमें जात होती है ना, वो 1200 जातें 14,000 होती हैं। ऐसी सब हाइब्रिड मिलता है, हाइब्रिड हो गया ना किलो सर का वो थैली दे रहा है उधर हमारे उधर। उसमें मैं F1 20 लिखा ही किलो रहता का है एक पैकेट लेके अच्छा, आया। हाँ। अगर F1 लिखा है और ट्रीटेड है केमिकल से, कई बार क्या होता है ट्रीटेड नहीं होता है, F1 लिखा रहता है, हाँ। ऐसा भी होता है। अच्छा। जैसे मूंग और गेहूं की थैली आप लेते हो तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि थायरम की पुड़िया जो है ना साथ में चिपका देते हैं। हाँ, वो छोटे छोटे बीजों को उपचारित करते हैं, उसके ऊपर कलर कर देते हैं, कोट कर देते हाँ, हैं। पर जो वॉल्यूम वाले बीज होते हैं उनको कलर नहीं करते, वो उनको कोट नहीं करते, उसके साथ में वो स्टेपलर लगे लिए स्टेपलर लगा के देते हैं। तो वो पुड़िया अलग कर देना और इसको यूज कर लेना। मेरे यहाँ तो फिर employee आप सब फिर भेज 12 दिए घंटा डुबाने की आपको जरूरत उसको। नहीं है। कान में जा रहा है भाई, मर तो है ना जाएंगे। 4 घंटे में ही फूल जाती है। मैं समझ गया, तो उसको आपको फिर फुलाने की जरूरत नहीं है, है ना। फिर तो आप डायरेक्ट 10 मिनट खाली डुबाइए और 10 मिनट के बाद सीधा सीडर में डाल दीजिए, बस सिंपल। अगर ट्रीटेड रहा तो वो बोल रहा है कि संशोधित बीज है ना, मतलब सामने वाली कंपनी बोल रही है, तो आप सिर्फ 10 मिनट के लिए बस डालिए। नहीं डायरेक्ट नहीं अपने गाँव में तो क्या है मैं खुद टेस्ट किया हूँ ना सर, क्या हुआ 20 किलो का पैकेट लेके आया। फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। जो आप कह रहे हो कि हल्की बीज हमें ऊपर लाने हैं तो उसके लिए पानी में डुबा के रखें, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस है वो, थ्योरी में हम आपको सीड सिलेक्शन वाली प्रोसेस बताएंगे। सीड किस रिसोर्सेज से लेना है और उनकी गुणवत्ता पहचान करके कैसे लेनी है, वो विधि आपको नोट कराएंगे, तो ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर पानी में डुबाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये जो मेथी का सीड्स आप जो डुबा के अभी निकाले हैं, हाँ, तो उसमें से नीचे से निकालना पड़ रहा है, तो क्या इसको कपड़े में बांध के फिर डुबो के फिर ऐसे कपड़ा को निकाल दो? कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। तब भी पूरा कोटिंग हो जाएगा? हाँ, और नहीं तो डुबा के फिर कपड़ा से छान दो, ठीक है। ये भी कर सकते हो। सर कॉटन में कैसा करना है? हाँ? बीटी कॉटन जो आता है उसमें कैसे करना है? उपचारित तो यही विधि है। नहीं, उसको फिर 12 घंटे रखना क्या? हाँ, बिल्कुल। सबसे बात है ना, पहली अगर बात तो chemical बीटी कॉटन तुम treated है पाओगे वो। ना, फिर इधर आए क्यों बीटी है? कॉटन हाँ, ट्रीटेड है तो पहली रखना है बात तो जरूर। आए क्यों, सही ना। मेरे को माफ करना दोस्त अगर बुरा लगे तो, लेकिन बीटी कॉटन अगर बाना है तो इधर नहीं आना चाहिए। कल तो दिखाया, फिर भी उसको पूछ रहे हो। नहीं बाना चाहिए यार, वो गाय बकरी भी मर जाती खा के, उसको हम भी इंसान है। करता है ना, बहुत ज़्यादा होता है ना, 100 एक एकड़ के लिए किया तो ज़्यादा होता है ना, तो इतना सब कुछ किया है ना, वो क्या 200 ml है वो। और सीड्स ये तो हमने खाली 100-200 ml ही लिया ना। 2 लीटर लेना है आपको, 2 लीटर इतना हो जाएगा, तो इतना सारा बीज रहेगा तो क्या करना, डुबाना नहीं है। फिर उसमें ऐसे ऐसे छिटक के और हाथ से मैश कर दिया तो उसके बॉडी के ऊपर कोट हो गया, बस सिंपल है। अभी तो ये ज़्यादा है इसलिए हमने डुबा दिया, अगर ये इतना सा होता, इतना सा भी 1 चम्मच इतने के लिए काफ़ी था, छिटक के और ऐसा मैश कर देते तो वो प्रॉपर लग जाता उसकी बॉडी पे। ये है। हाँ जी, वो सर मसूर दाल का छिलका तो निकल जाएगा ना? कैसे हाँ, निकलेगा? उसका भी 2 घंटे में निकल जाता है। ऐसे मसूर दाल का करने से भैया वो 10 मिनट ही करना है। 10 ही मिनट इतना थोड़ी करना है कि आप मसलने बैठे तो जब तक भाई आपने ये रखा, ये हमने छिटका, फटाफट मैश किया, जाके सीडल में भर दिया, तो उतना थोड़ी आप लोग की उद्देश्य है इनका। डायरेक्ट वही वाला आएगा, फिर डायरेक्ट बिना छिलके वाला। और डैनी जगपप्पा है ना, ये कर लिया फिर चुने में नहीं डाला। बॉलीवुड को छोड़कर यहाँ आ गए हैं। हाईलाइट कीजिए उनको।
बस जूम करके। हाँ वो अच्छा रहता है। वो उसमें माहू लगती है लहसुन में, तो माहू में क्या होती है, राख बहुत ज़बरदस्त काम करती है ना। लेकिन वो कंडे की या लकड़ी की भी चलेगी? कंडे की वो तो कोई भी मुझे राख है हमारे वहाँ बूदी लकड़ी की राख। ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಪುಡಿ ಅದು ಬೂದಿ। नहीं माहू बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, कीड़े होते हैं। और माहू रसों से कीटों में बैंगन में भी डालते हैं, मैंने देखा है सर, उसमें भी डाल सकते हैं। उसमें भी माहू लगती है। माहू जिसमें लगती राख डाल सकते हैं आप। क्या होता है, ये जो राख होती है ना, बहुत मिनी पार्टिकल है सर मतलब धान में भी डाल पाउडर सकते है ना हैं? ये तो 200 मैस का है ये पूरा। उससे माहू भी लगते हैं ज्यादा ना भाई? मैस का है। ठीक है, जैसा हम स्किन पे पाउडर लगाते हैं वैसा है ये। तो क्या होता है, जब हम ये छिड़कते हैं ना उसका, तो माहू की जो बॉडी होती है, आपको हम बता दें, उसकी बॉडी जैसे हम लोग तो एक मुंह है हमारे खाने का, इधर से खाते हैं हम, 10 मुंह है। ठीक है। और उसकी पूरी बॉडी में मुंह होते हैं, चारों तरफ, ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह से मुंह होते हैं। जहाँ पर खाना होता है वो वहीं का मुंह खोल के वहाँ से खा लेता है। ठीक है, इतना अलाल पशु है, पशु नहीं जीव है ये, कि भगवान ने इसको ऐसे बनाया है कि ये मान के चलो ये इधर बैठा है, इसके ऊपर बैठा है, तो यहाँ लेफ्ट का खा लेगा, राइट का खा लेगा, ऊपर का खा लेगा, नीचे का खा लेगा, तब जाके फिर वो मूव करता है। मतलब वो अपने चारों तरफ का खा सकता है एक जगह बैठ के, है ना। उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो पता चला एक एक दिन तक एक जगह बैठा रहता है और खाता रहता है। ठीक है, तो ये जो राख होती है ना, राख अपन जब छिड़कते हैं तो उसके जो मुंह होते हैं, मुंह पे जाके ये राख के पार्टिकल फंस जाते हैं। समझ रहे ना, चारों तरफ फंस जाते हैं। तो फंस जाते हैं तो फिर वो खा नहीं पाता, समझ रहे ना। और जब खा नहीं पाता तो भूख में निपट जाता। ये है चक्कर। इसलिए राख का तो सर ये बोने के बाद डालेंगे? यही इस तरफ दिखाओ, हमको भी दिखाओ। मऊ बोले तो क्या सर, महीने बस क्या? चींटियाँ बहुत ज्यादा उपाय में चींटियों के लिए ताजा गोमूत्र दिखाओ, इस तरफ दिखाओ। अच्छी सर, चींटियाँ भाग जाएंगी। ओ सर, हाँ। मऊ बोले तो क्या मावा? मिलीबग? व्हाइट कलर नहीं नहीं, मिलीबग अलग है। माहू बहुत छोटी छोटी दिखाओ तो इस तरफ भाई। एफिड इज महू। वाइट कलर पीटर डेकुन का? सर ये उसमें भी यूज होगा ना, पीटर डेकुन का तो में होता धान की खेती में? है। जासवंत जी करे पीटर डेकुन का? सर ते पीटर डेकुन असतो ना वाईट? एफिड म्हणतात। बंद करो ना, ये आम्ही थोड़ी इंग्लिश कि वो मराठी नीट पीटर डेकुन होता है ना? फिर आए तो वो भी माहू आने के बाद, माहू लगने के बाद लगने के बाद करना है। सर इसको अभी इसी में मैश करना ना? हाँ, अभी वो हमारे धान में सर ये होता है, जिस समय उसकी हाथ लगतो बीज पकने वाली होती है उतने समय भी लगती है कई बार माहू, तो उस समय भी यूज कर सकते हैं। राख पंदीला चिटकून, बरोबर ना? हाँ। और इससे कंट्रोल कितने समय में हो पाएगा, जैसे कि आधा एकड़ का लैंड है जैसे? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ना धान का ये होता है, उसमें कई बार माहू लग जाता है और उसका ये इतना फास्ट वर्क करता है कि वो कम से कम 3 दिन में पूरा खेती साफ कर देगा। तो राख मिला दो उसमें। हाँ, ऊपर से। हाँ, फेंक दो राख ऊपर। जिस तरफ उनका डायरेक्शन है ना, उसका अपोजिट में डालना पड़ेगा। तो कौन से स्टेज में आता है? उनसे वो चला जाता है ना। मेरे ये फूल लगता रहता है ना, तो फूल जब लगने का तैयारी है तभी राख छिड़कते हैं, वो आएगा ना। ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ा ये है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ना एक से एक केमिकल इसको रोक नहीं पा रही है। अब ये तो दिसते हैं क्यों आने के पहले भी डाल सकते हैं। आने के पहले डालने के लिए कुछ नहीं वो फायदा नहीं होता। नहीं तो जो प्रॉब्लम्स है वो तो पहले पता करिए। जब स्टार्टिंग लग रही हो उसी समय डाल तो दो, हम सिर्फ यहाँ या आने के पहले ही डाल दो तो और अच्छा है। आने के पहले डाल सकता है। हाँ,
वो और अच्छा रहेगा। देखो अभी ये सिचुएशन हो गई, अब हम इसे वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये राख मिला लेंगे, ठीक है। इसको क्या छन्ने से पहले छान लेंगे, है ना, ताकि जो है ना ये सब डंठल वंठल और इसमें जो और कंकड़ पत्थर होंगे वो सब निकल जाएंगे। और इसको राख से मिला लेंगे इसलिए क्योंकि ये सीड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। नहीं तो इतना सा बीज है और आपको छिड़कना है, पता चला जो है बहुत ज़्यादा छिड़क गया कहीं पे, ठीक है कि नहीं। तो बीज जो है ना प्रॉपर छिड़का जाए, उसके लिए हमें ये किसी भी बारीक बीज में इस तरीके से कर सकते हैं। सर ये राख मिलाने से अलग से कोई फायदा है या फिर अपन घोल से भी मिला सकते हैं यदि ज़्यादा बनाना है? यदि राख मिलाने से, राख क्या होती है ना, हल्की होती है, तो वो बीज के साथ मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है उसका, कोटिंग अच्छी से बन जाती है। हाँ, और फिर ये फ़ायदा भी करता है ना। इसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटास भी होती है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो वो फ़ायदा करता है। राख सर टमाटर के बीज में भी डाल सकते हैं, जैसे फलों में दिया जाता है पेड़ों में। गाँव में बोलते थे जैसे फल में। हाँ मैं भी सुना है, बरखा दही का है कर वो तो मैं भी सुना ना, वो माहू नहीं लगेगी ना, तो जो मिठास माहू खा रही होती है ना, ये माहू आता किस लिए? माहू को ये कंट्रोल कर लेता है। तो जो मिठास माहू खा रही होती है, फिर वो मिठास आपकी उसमें आ जाती है फल में। तो लोग ऐसा मानने लगते हैं कि इसको डालने से मिठास आती है, बाकी इसको डालने से माहू कंट्रोल होती है और फिर वो माहू आपके फल की मिठास को कमज़ोर नहीं कर पाती है, तो फल मीठा हो जाता है। सर मैंने सेम लगाई हुई थी, उसमें माहू लगे थे। हाँ, देसी गाय कंडे का राख डाला, खत्म हो गया। हाँ, तो वो काम करती है ना, ये उस पर बहुत बढ़िया काम करती है। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये हमने बना लिया मिक्सचर अपना, इसका किसका, मेथी लीफी वेजिटेबल्स का, ठीक है। ये हो गई हमारी क्रीपर्स, ठीक है। ये हमने क्रीपर्स के सीड्स निकाल लिए और ये क्या लौकी है, हाँ। और ये है हमारा कंद वाला, ये 10 मिनट हमने इसको डुबा के रख लिया। सर इसको भी डिप करना है, वक्त बाद 10 मिनट तक अपन नहीं तो लाइम, और ये नहीं होने से सर लाइम में कितना देर, उसमें 1 घंटा? नहीं भाई, सेम 10 मिनट प्रोसेस सेम है, बस मटेरियल बदल जाएगा बस उपचारित करने का, ठीक है। चूना नहीं पानी। ये हो गई उपचार वाली प्रोसेस। अब हमें कल्टीवेटिंग करना है, तो आ जाओ। पहले नंबर इसको थोड़ा सा मैश करना पड़ेगा, तो हल्का सा मैश करो, ये वाली बेड जितने उछल कूद करिए वही उनसे उठाओ। ये सर इधर का खोदने की जरूरत नहीं है, इधर ये बाजू लीक करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, तो ये अच्छा इधर है ना, ये बाजू है। अरे कुछ खाए उसको पचाना भी तो पड़ेगा। तो दौड़ के आ गया ना 1-2 किलोमीटर। नहीं चलो और ले लो। ये चंदन भी बहुत आगे रहते हैं, या फाड़ा फिर चालू। हरियाणा वाले भी सब पूरा इंडिया काम करने लगे, पूरा इंडिया। वीडियो बन रही है। हाँ, शूटर का है भाई। अरे वीडियो वाला किधर है? ये वीडियो शूटर किधर है भाई? असली किसान तो यही हमारे लीक ऊपर वाले किसान। व्हिडिओ करून घरी व्हॉट्सअप केलं बरं का? किसान भी आजकल महिला बघितलंय। आज आकाश जी आए तो हरियाणा वाले किसान में जुड़ गए क्या? अरे मेरे 7 शूटर का है भाई, मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर बता दो। ठीक है ना, तो फोन पे बात कर रहे हैं। ब्लैक पटोरा नहीं 2 घंटा, ठीक है। हम अभी 2 मिनट में आपके पास भाई साहब अच्छे से करना है, ऐसा मत करना मिट्टी की लग जाए, ऐसा लग रहा है अभी। मिट्टी में चोट ना लग जाए। आगे चलो बस तेवढ्याच्यामध्ये होऊन जातो सगळं. हा मग काय आहेच किती ते इतना बस हुआ छटाक भर पण नाहीये. शूटिंग कर रहे हैं, तो क्या स्माइल जरूर रखें अपने फेस पे। कौन कर रहे हैं शूटिंग? महेंद्र कुठे आहे? ये इधर वो रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं? महेंद्र बाहुबली। मैं आके 16 मत रहूं तो आजा भाई।
इतना ही रे काफी हुआ। अरे सर इसमें तो क्या 1 किलो बच जाएगा। सबके लिए सब्जी हो जाएगी हाँ आज के लिए पर्याप्त आज के लिए इसमें तो कम से कम 5 किलो जिंजर लग जाएगा। शाम को इसी की चटनी वाला बिल्कुल। तो प्याज ले लो किसी को खाना है तो। कौन है पकौड़े वाला जिसको प्याज बनता है? और पैसे केकर भी डालना। हाँ बताऊँ आपको, आप हम लोग बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप जहाँ पे महंगा प्याज मिलता है वो फोकट में ले जावे। क्योंकि है ना आप यू विल नॉट अप्लाई योर ब्रेन एंड अदर पीपल दे विल अप्लाई देयर ओन हम क्या ऐसी जमीन है वो स्टेट कॉपी कैट कर। मैंने हिंदी में बोला था। अब तुमको कौन सी हिंदी आती है वो मुझे नहीं आती। पर हमारे यहाँ बम्बई में ना उसमें हिंदी में अंग्रेजी के शब्द भी 2-4 होते हैं और उसको हिंदी में गिना जाता ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗ इंग्लिश से बात का पड़े ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ इधर से थोड़ा लेवल बताया ये कार्य करने में तकलीफ नहीं होती। हाँ ये करेंगे ये नहीं हो सकता होगा। नहीं आवाज नहीं सर इधर नहीं इधर से खींचना पड़ेगा। उधर से खींच मेरे इसमें सब गलत हो जाता है। इधर लेवल मीटर आने सब पॉकेट फुल हो जाएगा। डंपी लेवल लगाओ खाली करने के लिए एक झूला लटका है और अपने रेक जेब में कुछ चेंज करना वाई का बोल कितना भी हो। कहीं गाँव जा रहा तो ये आपने होईल ना आपल्याला फक्त काय हे बघायचे ना मतलब एसेंशियल हमेशा रहता है। लिप बाम रहेगा, अच्छी बात है, आपको डॉक्टर लेने की जरूरत नहीं। आई शेड रहेगा, काम एक पैकेट रहेगा। अपना इमरजेंसी सप्लाई अपने साथ। You are truly a frequent traveler. What to do? धोखे खा के इससे क्या हो भैया बड़ा बड़ा ट्रैक्टर चलते हैं। वही सुबह बैठा बैठा बोला यार पीठ दुख रही है दिन भर चलेगा नहीं, बोला जिपर और गहरा करो भाई। करना है हाँ मैंने कहा था वो भेज देना अपने भेजा तो पुढे लागून जाईल सर। दिन को पाणी रहना सांभाळा तुम्ही इकडे तुमच्या डोक्यात घाला नाही तर तुम्ही. साईड तुम्ही इकडे येऊन जा या साईडला हाँ असं करा. जास्त मेहनत केली तर घरी गेल्यावरती बायकोला मॉलिश करून द्यावं लागेल. नहीं आदत है करून जाते काहीतरी तिला पण करायचं आदत है ना अपने को। चंदन जी लो क्या खुल गया तुम्हारा? कशाला जोडी पाहिजे मग एक जोडी तर आहेच की हो. ये कब मिलेगा क्या पहले पहन कर तुम हो किधर है? उधर होना चाहिए ना। ये नंबर ज्यादा लेने के लिए पेन करता है। पानी में सोख करके जब वो ये तो अदरक के लिए बस ज़्यादा डीप करना पड़ेगा क्या? बाकी तो हाँ 2 इंच अंदर जाने के लिए 2 इंच से ज़्यादा हो गया ना। बस बस रहने दो उतना ही से हो जाएगा। पानी डालेगा तो अपना भाग जाएगा। सांगून द्या मला माझी एक फ्रेंड भैया उठा देना उसको, इधर दे दो। इधर जाओ इधर जाओ इनको आगे आने दो साहब। सब कुछ सुविधाएं मिलेगी। ये पुलिस उधर है। पुलिसमैन अरे राख निकल गई क्या? पुलिस उधर। राख साफ कर लिया? उनका काम एक लेयर शूटिंग कर, इसमें 3 लेयर चलेगा तो सामने लेयर वाले बढ़ जाएंगे। देखो सबसे पहले नंबर हमें जिंजर को ज़मीन के अंदर डालना होता है। तो ये इसकी गहराई रहेगी 2 इंच, ठीक है, और चौड़ाई रहेगी 6 इंच। मतलब एक जिंजर से दूसरा जिंजर रहेगा 6 इंच की दूरी पर,
और गहराई रहेगी जिंजर की 2 इंच की गहराई, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये रख रहे हैं यहाँ पे जिंजर, ठीक है। फिर इसके बाद 6 इंच की दूरी पर ये रख दिया, फिर इसके बाद जो है ना ये 6 इंच की दूरी पर रख दिया, फिर ये एक 6 इंच की दूरी पे, और फिर ये एक और 6 इंच की दूरी पे, ठीक है। फिर इससे हम फिर 6 इंच लेंगे, ये लगभग, फिर ये 6 इंच, फिर ये 6 इंच, और एक ये और एक वो, हो गया ये 6 इंच, ठीक है। ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, रख दो, 6 इंच की दूरी पे रखो। बस ठीक है, ये 6 इंच के अंतर से हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़मीन के अंदर डाल देंगे, 2 इंच की गहराई। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके इसको यहीं के यहीं ऐसे घुसा दिया, ठीक है। ये 2 उंगली की, 2 उंगली की और 2 उंगली से गच्चा किया, और इसको यहीं के यहीं ऐसे अंदर कर दिया। तो ये लगभग 2 इंच की गहराई आ गई इतनी, है ना। वहीं के वहीं ऐसे करके ऐसे गचा दो, है ना, ऐसे करके ऐसे गचा दो। ये हाँ, अब ये सिंपल है बिल्कुल प्रोसेस, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 इंच की डाल दिया ऐसे। इसके बाद फिर ये वाले माल को ऐसे माना कि ये जिंजर है, वो एक रहेगा, एक वो रह गया, ये निकालो जिंजर, ठीक है। ये हमने लगा दिया जिंजर। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये हमने ज़मीन के अंदर डाल के हम फ्री हो गए। अब ज़मीन का हमने सरफेस भी ढक दिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो हमारी क्रीपर्स लगानी है वो लगा देंगे हम पहले। कौन से वाले स्पेस की, एक तो इसके ऊपर वाली, अगर आपको 4 करनी है तो केवल ऊपर वाली, और अगर 5 भी करनी है तो ये बीच वाली, ठीक है। तो बीच वाली क्रीपर्स हम लौकी है, गिलकी है, इंग्लिश ककड़ी है, कुकुम्बर है, बिटल गार्ड है, और आपका करेला करेला हो गया, ऊपर जाने के लिए रहता है वो, हाँ स्पंज गॉड है ना, टमाटर और कुकुम्बर है ना। ये वाली क्रीपर्स हम ये वाले स्पेस पे फैलाते हैं। तो इनको क्या करते हैं, 2-2 फीट के अंतर से लगाना होता है, सिंगल सीड्स। आप चाहें तो नर्सरी बना लीजिए इन पौधों की, और 2-2 फीट पे लगा दीजिए, और दोनों बैम्बू के सेंटर में चलेगी ये लाइन, है ना। 2 फीट इधर लगा दिया, फिर जाके 2 फीट इधर लगा दिया, और फिर 2 फीट जाके इधर लगा दिया। वहीं पे अदरक भी लगी यहाँ पे वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है, हाँ ये भी 2 इंच की यहाँ से 2 फुट लूँ कि इधर ही लगाऊं? नहीं, लगभग हाँ, इधर 2 फीट आया तो हल्का सा 1-2 इंच उधर कर दो, बैम्बू के 2 इंच उधर कर दो, या 2 इंच इधर कर दो। पर यहाँ पर तो फिर वो कुंदरू या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने, 2 फुट की नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपने कुंदरू यहाँ लगाई है तो 2 इंच के बाद उसको उधर लगा दो, क्या फर्क, 2 इंच, हाँ 2 इंच के उस तरफ लगा दो बैम्बू के, है कि नहीं। तो ये 2-2 फीट के अंतर से सीधा कंटिन्यूअसली में हम ये क्रीपर्स डाल देंगे, ठीक है कि नहीं। और ये वाली क्रीपर्स के लिए यहाँ हम वायर बांधेंगे, फिर इस बैम्बू में वायर बांधेंगे, ऐसा गोल गोल करके खींच के वायर लास्ट तक बांधते जाएंगे, और फिर 1.5 फीट की ऊंचाई पे फिर वायर बांधेंगे, फिर घुमा के वायर, फिर घुमा के वायर, और फिर ऊपर से फिर वायर, ऐसे करके 4 वायर में हम ये पूरा 5 फीट के आसपास का जाला बुन देंगे। और जैसे ये पौधा हुआ तो हम पौधे को ले जाके उस वायर से चिपका के सुतली से बांध देंगे। फिर उसकी जो ब्रांचिंग निकलेगी वो हम तार पे ही बांधते चले जाएंगे, और फिर 4-5 बार बांधना पड़ेंगी। फिर उसके बाद जितनी भी बेलें निकलेंगी वो सारी बेलें एक दूसरे से जकड़ती जाएंगी उसमें, तो वो एक तरह से टटिया टाइप की बन जाएगी, जाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली क्रीपर्स यहाँ हो गई, 2 फसलें हो गई। अब तीसरी फसल के रूप में हम जो करेला लगानी है, फॉर एग्जांपल, तो करेला हुआ, पड़ोरा हुआ, परवल हुआ, कुंदरू हुआ, ये 4 तरह की फसलें हमेशा ऊपर रखनी है आपको, क्योंकि इनकी पत्तियों की साइज़ छोटी होती है। अगर पत्तियों की साइज़ बड़ी वाली क्रीपर्स ऊपर रख देंगे तो वो पूरा शेडो कर लेंगे, ठीक है। तो इनकी पत्तियों की साइज़ छोटी होती है, इसलिए हमें ये लगानी है। तो ये कुंदरू है, ये बड्स से ही लगती है, ध्यान रखना। कुंदरू हुआ, पड़ोरा हुआ, परवल हुआ, ये 3 चीज़ें। करेला सीड से लगता है। तो मान के चलो ये हमने बेल अभी लगी हुई थी, ये ऐसे लगी हुई थी पौधे में, ये लंबाई में ऐसे बेल लगी हुई थी।
हमने क्या किया, यहाँ से नीचे से बेल को काटा और ले आए। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से काटना है और जो ये नीचे वाला हिस्सा था पौधे से जो जुड़ा था, ये नीचे वाला हिस्सा ही हम ज़मीन के अंदर लगाएंगे और इसके ऊपर से ये वाला काटा है तो ये वाला हिस्सा ही ज़मीन के अंदर जाएगा। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो ही ज़मीन के अंदर जाएगा। अगर आपने ये पलट दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, तो फिर इसमें से पौधा नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। ये बेल वाली फसलों के लिए ऐसा करना होता है। तो आप इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखोगे, जहाँ से भी रिसोर्सेज से आप ये बेल लोगे तो वहाँ से पहले ही से मार्क करा लेना कि भैया नीचे का पार्ट ये काटा है तो वहाँ पर मिट्टी लगा दी या कुछ भी ऐसे नाखून से निशान बना दिया कि ये वाला पार्ट ज़मीन के अंदर जाना है कि नहीं है। कैसे निशान बनाया? कोई भी पॉइंट बना दो, आप ऐसे छीन दो, मार्क कर दो, ऐसे मार्क बस करना है ताकि आपको याद रहे कि ये वाला पार्ट ज़मीन के अंदर जाना है ना। उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए इस मामले में, ठीक है। तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नहीं, इसकी नर्सरी नहीं होगी, इसकी तो बेलें होंगी डायरेक्ट, और बेल ही डायरेक्ट प्लांटिंग होगी। आप चाहो तो पौधे को आप पॉलीथिन में लगाना तो लगा लो, फिर यहाँ लगा दो, तो बात तो वही है। इससे अच्छा है डायरेक्ट इसको यहीं लगा दो, कोई मतलब नहीं नर्सरी में प्लांटिंग करने का। कंट्रोला भी लगा सकते हैं, कंट्रोला बोले तो पड़ोरा, छोटे छोटे वो होते हैं, छोटा स्पाइन गार्ड होता है ना, कंकेड़ा बोलते हैं ना, कंकेड़ा। हाँ लगा सकते हो, लगा सकते हो। ककोड़ा, हाँ लगा सकते हो। तो इसको देखो, इसको जो लगाने का तरीका है, इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, सीधा स्ट्रेट खड़ा नहीं करना और ऐसे आड़े भी नहीं करना। इसको इतना 45 डिग्री के एंगल पे रखना है और 2 बट्स जो है ना ऊपर रहना चाहिए और 2 बट्स ज़मीन के अंदर रहना चाहिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना 4 गठाने आपको काटनी है, 2 ज़मीन के ऊपर और 2 ज़मीन के नीचे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि मान के चलो आपके खेत का स्लोप है इस तरफ, मतलब पानी बह के जाएगा इस तरफ, तो आपको फिर इस डायरेक्शन में इसको लगाना है। हाँ, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। अगर पानी का ढाल इस तरफ है तो आपको फिर इस डायरेक्शन में लगाना है। इससे क्या होगा, पौधा आपका बारिश में गलेगा नहीं, है ना, और बराबर पूरे टाइम तक फलता रहेगा। नहीं तो हैवी जब रेन होती है तो पौधा क्या होता, पिटता है और उस कंडीशन में फिर वो सड़ने गलने लगता है, फ्रूटिंग देना बंद कर देता है, ठीक है। और अगर ये पानी के बहाव की डायरेक्शन में होगी इसकी रूट, तो क्या होगा कि पानी का प्रेशर इस पर लगेगा नहीं, वो ड्रेनेज होता जाएगा इस टाइप से। पानी का बहाव इस तरफ रहेगा तो, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो पानी का फोर्स हमेशा ये झेलता रहेगा पौधा, तो उसके कारण ये खराब। पानी ऐसा जाए तो आप इसी डायरेक्शन में लगाना है, जिस डायरेक्शन में पानी जाए उसी डायरेक्शन में ये वाला पार्ट करना है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी ऐसे बह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे किया, ये 2 गठाने ज़मीन के अंदर डाली और टेढ़ा करके इसको हमने लगा दिया, ये लगा दिया, ये बस, और दबा दिया। और यहाँ से ब्रांचिंग निकलेगी, यहाँ से ब्रांचिंग निकलेगी और यहाँ से ये ब्रांचिंग इसके सहारे चढ़ के सीधे ऊपर चली जाएगी, है ना। क्या क्वेश्चन था? like this means the water is going like this. ये डायरेक्शन में, है ना सर। बेड पे रहने के बावजूद पानी का डायरेक्शन इसका असर पड़ता है ना, बहुत असर पड़ता है उस लता को। तो ये तीसरी क्रीपर्स हम लगा चुके हैं ना, मतलब 3 फसलें हो चुकी। अब हम क्या करेंगे कि जब कंद वाली फसल लगा दी और ये क्रीपर्स लगा दी, ये क्रीपर्स लगा दी, लगा के अब हम फ्री हो चुके। अब हमें इसमें मिट्टी में कोई छेड़ाछाड़ी अब नहीं करनी है, ना गड्ढा करना है, ना ही कुछ करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर लीफी वेजिटेबल्स। सर इसको बम्बू के किनारे ही लगाना है, बेम्बू के किनारे ही लगाना है, इसलिए क्योंकि इसको चढ़ने के लिए ये सहारा भी हो जाएगा। और इसका 5-5 फीट पे वैसे भी है कि 5-5 फीट पे ये लगाओगे तो उतना डिस्टेंस ऊपर जाके ये कवर कर लेता है। तो काहे लिए खामा अपन को परेशान होना, इधर लगा के लफड़ा लेना, फिर इसकी बेल को चढ़ाते फिरो, इसके लिए फिर अलग से वो करो ताम झाम। इसका सहारा लो ना और इसके सहारे ऊपर चढ़ा दो। 2 गांठ, हाँ 4 गठाने लेनी है, 2 गठान जमीन के अंदर, 2 गठान जमीन के ऊपर, ठीक है। लपेटना नहीं है, गोल गोल कुछ नहीं करना है, बस ऐसे जैसे कर दिया उसको। सर ट्रीटमेंट वही, आप 10 मिनट डुबा के रखो और फिर लगा दो, यानी इसमें उसी में, चूना में या फिर उसमें। सारे को एक लाइन में देखो, हम पहले बोल चुके कि वो जो ट्रीटमेंट है ना, फूल में, फल में, अनाज में, सब्जियों में, दालों में, सभी में करना है,
सभी तरह की फसलों में वही ट्रीटमेंट कॉमन लागू होगा, केवल कंद वाली में ही आपको चूने का करना है, और वो भी अगर है आपके पास चूना उपलब्ध तो आपको करना है, अदरवाइज इससे करोगे तो भी चलेगा, है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें वही करना है इसमें ये करना है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं करो, ठीक है। अब ये सब हम लगा चुके, खोदने खादने का कोई चक्कर नहीं करना अब हमें। अब हमें सबसे ऊपर सबसे लास्ट में लीफी वेजिटेबल, जो भी स्पेस आपको दिख रहा है कुल मिला के चलने की स्पेस को छोड़कर जो भी स्पेस दिखे उस स्पेस से इसको ढकना है, ठीक है। मतलब हमें वीड्स नहीं निकलने देना है किसी भी कंडीशन में, तो कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ना है जिसमें से वीड निकलने की चांसेस रहें। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत घनी मात्रा में ऐसा फेंकेंगे, है ना, और बिल्कुल बाजू से लेकर किनार से लेकर ऊपर से लेकर साइड से लेकर नीचे से लेकर मतलब पूरे स्पेस में सीड डाल देंगे ऐसे, और बहुत घनत्व में बीज डालेंगे, इतने घनत्व में बीज डालेंगे। और देखो ऐसे बैम्बू से सट के भी, मतलब कहीं स्पेस नहीं छोड़ेंगे हम कि यार अब यहाँ ये क्रीपर्स लगा दी या ये यहाँ लगा दिया ये तो उसकी जगह छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है, पूरा स्पेस ढक देना है। तो ये पूरा स्पेस ढकने से क्या होगा, 15 से 20 दिन में ये ज़मीन के पूरे सरफेस को ढक लेगा, और ढकने के बाद जो है ना कोई भी ना तो वीड्स निकलेगा, और सनलाइट आपने 50% तो घास डालने से रोक ली, तो 50% तो पानी एवापोरेट घास से रुक गया, और 50% रुकेगा इससे, तो लगभग पानी का जो वाष्पीकरण है 100% नहीं मानो तो एवरेज 70-80% पानी उड़ने वाला रुक जाता है इस विधि के माध्यम से, क्योंकि हवा का प्रेशर आता नहीं है, क्योंकि हम जो है ना पूरी बाउंड्री वॉल कर रहे हैं चारों तरफ, सुसाइड्स की हवा आनी नहीं है ना। जैसे घरों में हमने चारों तरफ से दीवार बना दी तो हवा अंदर नहीं आती है कि नहीं, तो ऐसे ही इसकी चारों तरफ से हम दीवार बना देंगे तो अंदर हवा का प्रेशर आना नहीं, तो हवा से जो पानी उड़ के जाता वो नहीं उड़ेगा। फिर सनलाइट के माध्यम से जो पानी उड़ता है उसके लिए हमने इतनी घास डाल दी कि प्रॉपर, देखो अभी आप खड़े हो कितना कंफर्ट फील हो रहा है आपको इस वाले पोर्शन में, आप लोग जो खड़े, और यहाँ खड़े हो जाओ आप तो आपको थोड़ा अनकंफर्ट फील होगा, है ना, लगेगा तेज धूप लग रही, थोड़ी कम मिल जाती तो अच्छा रहता। तो ये इफेक्ट पड़ता है। अभी इसमें कंफर्ट जोन में हो आप तो आपका काम करने में भी दिमाग लगेगा और शारीरिक क्षमता से भी आप काम कर पाओगे। तो ऐसे ही पौधों के साथ होता है, जब पौधों को 50% फिल्टर धूप मिलती है, फिल्टर छाया मिलती है, तो वो पूरी ताकत से काम करते हैं। एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो है पानी का जो वाष्पीकरण है वो रुक जाता है। अभी आप 1 लोटा पानी इस खुले मैदान में डाल दीजिए कड़ी धूप में, आपको पता नहीं लगेगा, 2 मिनट में पानी सूख जाएगा। और इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, एक बार ये गीला कर दीजिए तो ये 1 हफ्ते तक नमी मेंटेन करके रखेगा, मतलब पानी उड़ता नहीं बोले देना, तो वो पानी का हमें बचत हो जाती है। नहीं तो खुले में आप डालते रहो पानी, आज डाला फिर तीसरे दिन फिर पानी लेने के लिए खड़े हो गए, फिर तीसरे दिन पानी लेने के लिए खड़े हो गए, तो ये इसमें पानी की बचत होती है इस मॉडल में। और ये दुनिया का एकमात्र मॉडल है सस्टेनेबल जिसमें पानी की बचत का दावा हम 70 से 80% करते हैं कि इतनी बचाया जा सकता है। और पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में आप किसी भी टेक्नोलॉजी में चले जाइए, आपको पानी की बचत आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगनी है। और पूरा बायोडिस्पोजेबल भी नहीं है किसी का मॉडल। अगर पॉली हाउस पे ही आप चले जाओ, उसमें कहो डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगती है, तो उसमें आप ड्रिप लगाते हो लेकिन 4 फसलें नहीं उगा पाते हो, एक ही फसल उगाते हो। और ड्रिप लगाते हो तो पानी का मैनेजमेंट करते हो, उसमें प्रति पौधा प्रति बूंद पानी गिराते हो। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तो बूंद की गिनती पानी गिरा रहे हैं इसमें, और प्रति पौधा नहीं, हम एक पौधे नहीं लगा रहे, 4 पौधे लगा, 4 नहीं करोड़ों लगा रहे। लीफी वेजिटेबल्स तो हमने करोड़ों लगा दिए। और ये अपने आप में क्रीपर्स एक अपने आप में फसल है, ये वाली क्रीपर्स एक अपने आप में फसल है, पपाया अपने आप में एक फसल है, जिंजर अपने आप में एक फसल है, चारों फसलें अपने आप में एक फसल है। 5वीं है क्रीपर्स जो करोड़ों की तादाद में है, और पानी हम उससे कम दे रहे, ठीक है कि नहीं। तो इससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें हमें बहुत गहराई से अध्ययन करके काम करना पड़ेगा, तब इसके आपको पूरे फायदे 1 साल के बाद जब इसमें पूरा काम आप कर लोगे तब आपको समझ में आएगा। एकदम से तुरंत नहीं आएगा कि अभी गए और आपके आज के ही आज में आप सोचो कि परिणाम हमें बहुत बेहतर मिल जाए, तो नहीं मिलने वाले। पहले देखो ऐसा करोगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया, अभी आपने ज़्यादा घास डाल दी, फिर आपको समझ में आएगा कि यार ज़्यादा छाया हो रही थी, ठीक है, ग्रोथ थोड़ी कम हो पा रही, फिर आपको नेक्स्ट ईयर अपने काम से खुद समझ में आएगा कि हाँ हम इतना कम कर देंगे तो ये परफेक्ट आएगा,
है कि नहीं है। तो पहली बार जब आप करोगे तो बहुत सारी गलतियां करोगे और बहुत सारी गलतियों से आप नेक्स्ट ईयर सीख के फिर बेहतरीन करने की कोशिश करोगे। तो पहली बार में आप प्रॉफिट एंड लॉस का अगर फिगर बनाओगे तो लगभग समझ लो जो लगाया वो तो आपका आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है भगवान की दया से प्रॉफिट हो भी जाए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप इसको ये नहीं समझना कि ये नहीं होने वाला या इसको नहीं करना चाहिए करके। ये आप नेक्स्ट ईयर फिर से करोगे और अच्छी तैयारी से करोगे और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ करोगे तो सेकंड ईयर से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में मिट्टी को भी अपनी हैबिट में ढलना होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो जिस एरिया में आपने देखा होगा कि मटर लग रहा है तो उसी एरिया में मटर ही मटर लगता चला जाता, वो पूरा बेल्ट ही बन जाता है साहब। उन्होंने कहा ये मटर का बेल्ट है, ये टमाटर का है, ये दलहन का बेल्ट है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मिट्टी जो है ना अपने आप को उस फसल के लिए ढाल लेती है ना। तो जब आप ये वाला मॉडल करोगे तो इसके लिए, इस मॉडल के लिए भी मिट्टी को अपने आप को ढालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप सोचो कि पहली बार में धकाधक रिजल्ट आ जाए तो मुश्किल हो सकता है। आ भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आ भी सकते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसमें काम करना, रिजल्ट आपको 1 साल के बाद बहुत बेहतरीन मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें निश्चिंत होकर काम करना और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप इसको पहले प्रायोगिक रूप से थोड़ी सी जगह में करोगे। 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 5 एकड़ में नहीं फैलाओगे, ठीक है कि नहीं। छोटे से पट्टे में जितने में हमने ये प्रैक्टिकल किया ना, आप इतनी जगह में ट्रायल करो इस सीजन से। हाँ, तो ट्रायल से 2 चीज़ें आ जाएंगी समझ में। एक तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, तीसरा आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है कि नहीं। तो लोड नहीं रहेगा, आप खुले दिमाग से अच्छे से काम कर पाएंगे, फ्रेश माइंड से। और आपने 3 एकड़ में फैला लिया ताम झाम, तो पता चला 1 महीने तक बांस की व्यवस्था करने में लगे, दूसरे महीने घास की, और पता चला लास्ट में जाके 5 लाख की लागत लगा दी और अप्रैल में मॉडल शुरू हो पाया, ठीक है कि नहीं। और फिर प्रेशर रहा, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो फिर दिमाग फिर हमारा डिस्टर्ब होएगा। हम लॉस नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल पहले साल से आप किसी भी तरीके की रिस्क में आओ। तो पहले नॉलेज परफेक्ट करो। हाँ, आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आप 10 एकड़ में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन पहले नॉलेज और प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अभी आपने देखो इतना सा घास डाल के देखा, इतने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली पूरी परफेक्ट। जब आप खुद से 1 एकड़ का डालोगे पूरा तो आपको फिर परफेक्शन आएगा। एक बार पता चला जो है ना, आपने साइकिल पकड़ी, 1 पेडल मारा, 1 चक्का घूम गया तो आपने सोचा अरे अब तो हम साइकिल चला लेंगे। ऐसे नहीं करना, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, 10-20-50 किलोमीटर की चला लो, फिर उसमें अपने आप को करो कि हाँ अब हम चला सकते हैं, है कि नहीं। तो इस केस में रोज पानी देने की जरूरत नहीं है फिर? हाँ, हफ्ते में 1 बार पानी देना है? नहीं, पानी इस मॉडल में डेली देना है क्योंकि आपने क्रीपर्स डाला है। क्रीपर नाइट्रोजन बेस्ड फसल है और ये प्रतिदिन पानी मांगती है, बहुत सॉफ्ट क्रॉप है, तो इसलिए इस क्रीपर्स में प्रतिदिन पानी देना होगा मंथ ऑफ फरवरी से लेकर जुलाई तक, जब तक बारिश नहीं होती है। सर किस माध्यम से सिंचाई करें तो अच्छा? सिंचाई फॉगर से आप करोगे। फॉगर से सिंचाई करने का तरीका हम आपको अभी दिखा देते हैं, वहाँ पे समझा देते हैं किस ढंग से करना है, ठीक है। सर मेरे एक सवाल है, एक तो हम ये जब ये बीज डालते हैं ना इतने सारे सर इसमें, इसके रिलेटेड ही है, इसको हमने ढका नहीं है यहाँ पे, इसको मिट्टी से ढकना चाहिए। देखो अगर आप मेथी डालते हो और पालक डालते हो तो फिर आपको ढकना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप चौलाई डालते हो, राजगिर डालते हो, या फिर मान के चलो और नहीं ये अपना ये होता है माट, बहुत छोटी छोटी बीज वाली अगर डालते हो भाजी तो उसको ढकने की जरूरत नहीं है, उड़ सकती है। जब आप पानी डालोगे तो पानी के छींटे, ये जो डिगली है ना, डिगली फूटेगी तो वो बीज को दबा देगी, तो उस कंडीशन में ढकने की जरूरत सर हमारे यहाँ बालुई मिट्टी है तो इस कंडीशन में आप हल्का सा मैश कर दो इसको हाथ से बीज बोने के बाद, और फिर क्या करो कि कंपोस्ट ले लो बिल्कुल बारीक भुरभुरा और ऊपर से कंपोस्ट भुरक दो, तो वो क्या होगा, सीड ढक जाएगा। पहले मैश कर दो और फिर कंपोस्ट भुरक दो और फिर ऊपर से वाटरिंग करो तो वो प्रॉपर ढक जाएगा। बीज ढकना जरूरी है। हाँ, अब इसके बाद जो है ना 5वीं क्रॉप रह गई है, वो रह गया पपाया। तो पपाया आप क्या करोगे, अभी हम मान के चलो फरवरी फर्स्ट वीक में खड़े हुए हैं, हमने ये लगा दिया 4 फसलें, ठीक है। अब हमारी 5वीं फसल के रूप में पपीता लगना है 15 बाई 15 पे। तो हमने क्या किया कि हमने उसकी नर्सरी बाहर डाल दी, फील्ड के बाहर इतनी बड़ी पॉलीथिन में, और उसको जाके हम अप्रैल में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अप्रैल में क्या करेंगे, ये जो बैम्बू है ना और ये बैम्बू, जैसा हमने क्रीपर्स को सेंटर में 2-2 फीट पे लगाया, ऐसे ही इसको भी सेंटर में 15 बाई 15 पे लगाएंगे।
क्योंकि बेड हमारा कितना है, ये 5 फीट का है, तो 5 तिया 15, 2 बेड छोड़कर एक बेड में लगेगा पपीता, फिर 2 बेड छोड़ के एक बेड में, फिर 2 बेड छोड़ के एक बेड में, और ऐसे में फिर ये 15-15 पे लगेगा। तो 15-15 पे ये 6 पे लगाया आपने बैम्बू, या 5 पे लगाया, 7 पे लगाया, 8 पे लगाया, जो भी लगाया। अगर मान के चलो ये पपीते के पास आ गया ये बैम्बू, तो आप आधा फीट इस तरफ कर दो या आधा फीट उस तरफ कर दो, फिर 15 फीट पे, फिर 15 फीट पे। पहला जो लगाएंगे वो इधर सेंटर में लगाएंगे? हाँ, सेंटर में यहाँ से, हाँ यहाँ लगाओगे 15 फीट पे, और फिर इसके बाद 15-15, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये जो बेड में लगेगा 2 बेड को छोड़कर, वो पहले स्टार्टिंग से 7.5 फीट के बाद लगेगा, 7.5 फीट के बाद फिर 15 फीट पे लगेगा, फिर 15 पे, फिर 15 पे। तो ये क्या होगा, दोनों पौधों के बीच में वो जिग जैक में आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट लगेगा वो फिर 15 से शुरू से ही स्टार्ट होगा, फिर 15 पे, और फिर अगला वाला 2 छोड़ के 7.5 से शुरू होगा, फिर अगला वाला, मतलब लगेगा सब 15 ही 15 पे, लेकिन एक होगा शुरू 7.5 पे और एक होगा शुरू एकदम स्टार्ट। अच्छा। तो वो क्या होगा, जिग जैक में आ जाएगा। इससे क्या होगा, पूरे प्लॉट पे प्रॉपर धूप आएगी, पूरे प्लॉट पे प्रॉपर छाया आएगी, प्रॉपर मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होएगा कि कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस पे छाया ज़्यादा हो गई तो आपका पूरा साल भर का सही रूटीन धूप का, छाए का, बरसात का, सब चीज़ों का बन जाएगा। हाँ, तो इसके पहले नहीं डाल सकते। ये दोनों बगल में कुछ लगा नहीं सकते फिर? नहीं, पपाया आपको अगस्त में नहीं, अप्रैल में डालना है। जब वो लगभग इतनी हाइट का हो जाए तब उसको ट्रांसप्लांट बेड पे। हाँ, तो सेंटर में। और ये बेड के बगल में और कुछ लगा सकते हैं? नहीं, ये जर्मिनेशन कब करना पड़ेगा? फिर नहीं लगा सकते। नहीं, साइड में ये पौधा और पपाया पौधा साइड ला निघून जाईल बाबा, हे पायाजवळ, पायाला लागून तिकडे। हाँ, उसका तो इतना बड़ा लीफ तिकडे काही लसूण बिसून, कांदा बिंदा बटन काही टोचता येईल का? अरे ते तर कांदा तर किती एवढंच राहतं ना एका लाईनीमध्ये। अरे हे 1.5 फूट जागा आहे ना ही। तार आपका यो स्ट्रेट बना है, पपाया उसकी थोड़ी साइड में लगा दो, वो तार से सट के ऊपर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, जब हम रिप्लांट करेंगे ये पपीता तो खड्डा उधर करना पड़ेगा? हाँ, तो अप्रैल में करोगे ना, तो जब लीफी वेजिटेबल 60% निकल चुकी होगी और जिंजर आपका ऊपर आ चुका होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जिंजर आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो होल आपको यहाँ बना दो। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक आध अगर कंद खुद भी जाए आपका अदरक का, तो खुद जाने दो, लगाने के बाद वापस फिर उसको रख देना, बस सिंपल। और सर जब ये लिफी निकलेगी यहाँ से, ये पूरा लिफी एक महीने में निकल जाएगा, तो उसके बाद ये 1 महीने में पूरा नहीं निकलेगा, इसको आप जड़ समेत निकालते रहोगे 4 महीने। हाँ, क्योंकि इसमें आपने बीज बहुत घने मात्रा में डाले, तो जो बीज सबसे ऊपर होगा, जिसको पानी और धूप प्रॉपर मिलेगी, वो सबसे पहले उसके ऊपर आ जाएगा, बाकी की सीड पड़े रहेंगे। जैसे ही आप उसको उखाड़ोगे तो अगला बीज जर्मिनेट होके ऊपर आने लगेगा। ऐसे करके वो उखाड़ने की प्रोसेस 4 महीने तक कंटिन्यू चलेगी। और उसके बाद जब सब लिफी निकल जाती है तो अदरक ऊपर आएगा, लेकिन ये साइड का स्लोप है वो खाली रहेगा। हाँ, तो वहाँ पे कुछ लगा सकते हैं? नहीं, ये साइड में कुछ नहीं लगाना, ये तो चलने के ही आपको। नहीं, मतलब लहसुन कांदा वगैरह ऐसा कुछ अगर लगाते हैं जो ये साइड में, नहीं, ये साइड पे भी तो, बॉर्डर पे भी तो लीफी है ना, वो तो निकल जाएगी ना, 4 महीने में। 4 महीने में निकल जाएगा, फिर 4 महीने में धूप कम हो जाएगी ना। जुलाई में आपकी छाया हो जाएगी, तो आपको धूप वैसे ही चाहिए, और आप और फसल लगा के बैठ जाओगे तो फिर उसको कहाँ से धूप लाओगे? नहीं, ये गार्लिक ऑनियन वगैरह वैसी बात कर रहा हूँ। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। देखो रूटीन है उसका। या गेंदा वगैरह, ये फर्स्ट हुआ स्टार्ट। सबसे पहले कहाँ पे गेंदा? वो दूसरे को निकलेगा, यहाँ से 15 फीट उधर, ये बाजू में, फिर 15 उधर। अब सेकंड 2 को छोड़ के फिर उसमें कितना? 7.5 चलो ना, सेकंड वाले में 7.5 स्पेशल नाही म्हणतो, ऊपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, वाढू दे ना, सावली तयार होते, पण खरं तर उन्हाळ्यामध्ये सावली पाहिजे। उन्हाळ्यात कुठे सावली मिळते? जुलैमध्ये म्हणतात, क्यों नहीं निकाल? जुलैमध्ये म्हणतात। जड़ सहित निकालना है। अगर मान के चलो आप लीफ से निकालोगे तो उसकी रूट जो है ना, जिंजर की रूट तक जाएगी और उसकी रूट को कॉम्पैक्ट करेगी, समझ रहे ना। तो वो पूरा बहुत सिस्टमेटिक और साइंटिफिक बनाया गया है ये मॉडल। ऐसे नहीं है कि इसमें उखाड़ने की हमने बता दी तो आपने दिमाग लगाया, उखाड़े क्यों, काट लें तो ज़्यादा बार निकल आएगी, ये ऐसे नहीं है। अगर हमने ये बोला है कि आपको घनत्व में बीज डालना है तो घनत्व में ही डालना है। इसका रीज़न है सभी के लिए, लीफी के लिए सभी को घनत्व में बीज डालना है, क्योंकि इनको एक एक करके हमें सीड्स को निकालना है और 4 महीने तक कंटिन्यूसली निकालते रहना है।
तो इसीलिए तो हमने आपको कहा कि जब आप पहली बार करोगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हैं जो किसी और डायरेक्शन से आ रही हैं, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो उसका पूरा पक्का नॉलेज आपके दिमाग में फिट बैठेगा कि नहीं ये ऐसे ही होना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है कि नहीं? सीड्स के लिए कर रहे हैं या लिव्स के लिए? नहीं, ये तो भाजी साग के लिए कर रहे हैं, ये तो हम उखाड़ के बेचना है, ग्रीन पैसा निकलना है। भैया और हल्दी में हम क्या कर सकेंगे, क्योंकि हल्दी की गांठन तो हम ऐसे तोड़ के कैसे, वैसे ही जैसे ही अदरक लगाया सेम हल्दी लग जाएगी, इसी प्रोसेस भी सेम है सर, वो सेम भैया उसका जो मतलब करने का अगर जिस टाइम पे हम निकालते हैं सब कुछ सेम है। जब निकालते हैं हल्दी या अदरक तो उस टाइम में रेट कम ज़्यादा रहते हैं, पर अगर उस टाइम में रेट नहीं मिल रहे होंगे तो फिर अगर उसको हमने सस्टेन कर लिया कंटिन्यूअसली, हाँ उसी में रखा रहने दो, हाँ कोई हरकत नहीं है, तो फिर से फरवरी की जो अगली फसल लगेगी उसी में वो कंटिन्यू चलेगा। हाँ ओके सर ये सब प्रोसेस वो वाला पीली मिट्टी में भी कर सकते हैं। अच्छा सर, अदरक हम जब निकालेंगे अगस्त में तो फिर उसमें क्या उसको धोना पड़ता है, ऐसा कुछ है आगे का ट्रीटमेंट? हाँ धोके भेज दो ना, जाओ घूम लो थोड़ा। अदरक निकाला या हल्दी निकाली काफी देर हो रही है, पकड़ लो। उसके बाद मार्केट तक जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं है, वॉश कर लो, अच्छे पानी से साफ कर लो और बस। अच्छा वॉश करना होता है। दिसंबर में पूरा मैच्योर हो जाता है। हाँ दिसंबर तक तो खूब आराम से, नवंबर में, फरवरी का कल्टीवेशन, अगस्त में कच्चा बेच सकते हो और 8 महीने के बाद उसे पका के मार्च तक पोस्टपोन कर सकते हैं? कर सकते हैं, लगा अच्छा, रहने दो। एक महीना ग्रेस पीरियड है फिर वैसा? बिल्कुल फरवरी की जगह मार्च तक? सेकेंड ईयर तक भी रख सकते हैं ना? नहीं, अभी जाके तुरंत ये करना फरवरी फर्स्ट वीक तो इम्पॉसिबल है। लास्ट वीक भी कर सकते हो। हाँ फरवरी लास्ट मार्च 15 तक कर सकते बस हो। बस बस मार्च 15 तक है आपके पास वक्त कि आप कर सकते हो। ठीक है, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर बहुत ढीला पोला भी नहीं करना। राइट। नहीं तो मार्च के चक्कर में मई में पहुंच जाओ। अदरक कितने महीने का पीक? हाँ अदरक कितने महीने का है? अदरक 6 महीने की कच्ची फसल है, पका के निकालते हो तो 8 महीने की फसल। और उस 8 महीने के बाद आलू लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। और आलू कितने महीने का है? आलू 3 महीने का। 3 महीने। अरे पूरा फिर 1 साल हो जाता है। अच्छा है। हाँ, वो रूटीन आपका बन जाएगा। तो ये आपको हमने पूरा सब समझा दिया, ऊपर से लेके नीचे तक। प्रतीक और मॉडल का पूरा हमारा मल्टी लेयर का आज यहाँ पर पूरा जो है ना खत्म हुआ, और हमने इतना थोड़ा सा स्पेस में करके आपका टाइम बचा लिया। पूरे स्पेस में करने में आपको समय भी काफ़ी लग जाता, और हमने समझ गए कि हमें किस ढंग से कहाँ क्या लगाना है और कैसे प्रॉपर करना है। अब पानी डालने का बस रह गया, तो फॉगर का हम उधर आलू वाले खेत में आपको, क्योंकि पाइप वहाँ पर ऑलरेडी है अभी, तो वहीं के वहीं चालू करके आज शाम को या कल आपको बता देंगे। वो हमारे ध्यान में है और आपको बता देंगे पानी इरिगेशन कैसे करना है। अब यहाँ के जितने भी बर्तन हैं और ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब लेके आप चलिए, और यहाँ पर जहाँ पर आप लोग भोजन करते हैं वहाँ पर अभी हमें प्रोम जो DAP का रिप्लेसमेंट खाद है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, उसका आप हमें प्रैक्टिकल करना, बैग लगाना, उसमें काउडंग भरना, कैसे भरना, अर्थवम कैसे डालना, उसमें से खाद कैसे निकालना होता है, कब कब निकालना होता है, ये सारी प्रैक्टिस हम आपको अब कराते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो। अच्छा जैसे अभी लगा है